नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यूएस डॉलर पूरे दुनिया की ग्लोबल करेंसी बन जाती है। कैसे यूएस ने अपने करेंसी को यूज करके खुद को एक सुपर पावर बना दिया। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पूरी दुनिया का सारा ट्रेड यूएस डॉलर्स में क्यों होता है? क्यों सारी करेंसी को यूएस डॉलर से नापा जाता है? तो ये सारे सवाल आज आपको इस वीडियो के बाद इसके जवाब मिल जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये पूरी एनालिसिस बेस्ड वीडियो होने वाली है कि कैसे कैसे विद टाइम करके क्या क्या करके यूएसए ने खुद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बना लिया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये ऊपर फॉलो का बटन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। तो आपको जितने रेगुलर अपडेट्स होंगे वो इस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम ये चैनल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो है वो पोस्ट किया करेंगे। प्लस उसके साथ साथ जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक यहाँ पर आपको तुरंत ही मिल जाएगी, जहां पर आपको खोजना नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो ये चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस ग्राफ पे आने से पहले आपको एक बार सिस्टम समझना पड़ेगा कि पहले ट्रेड होता कैसे था। देखो, हम सबको पता है पहले ट्रेड बार्टर सिस्टम में हुआ करता था, यानी कि मेरे पास 10 किलो गेहूं है और आपके पास 10 किलो चावल है और मुझे चावल की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो हमने आपस में ट्रेड कर लिया। तो छोटे लेवल पे तो ये चीज बहुत सही थी, लेकिन इस चीज में एक फ्लॉ बहुत बड़ा था कि जरूरत के हिसाब से ही ट्रेड हो सकता है, आपस में कोई भी किसी से भी ट्रेड नहीं कर सकता है। अब सपोज मेरे पास भी गेहूं है, इसके पास भी गेहूं है, इसके पास भी गेहूं है, सब आपस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं बिकॉज गेहूं तो सबके पास है। सबको नीड किसकी है? चावल की है। तो आपको चावल का व्यापारी खोजना पड़ेगा। एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर सपोज आप किसी गुड्स में ट्रेड कर रहे हो, सपोज मैंने टमाटर के बदले आलू का ट्रेड किया, तो अब ये दोनों चीजें सड़ जाती हैं, तो इनकी रॉटन होने की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इनको कैरी करने की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम में। इसीलिए बार्टर सिस्टम का दूसरा फॉर्म जो इजाद हुआ वो ये हुआ कि हम आपस में गुड्स की शेयरिंग नहीं करते हैं या गुड्स में ट्रेड नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक कॉइन में ट्रेडिंग करते हैं। और ये लीडिया के एम्पायर से आया। लीडिया का एक एम्पायर था जो कि एशिया का ही एम्पायर था। उसने ऐसे कॉइन्स में ट्रेड करना शुरू किया, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कि आप इतना किलो गेहूं लाओ और आप हमसे 2 गोल्ड कॉइन्स ले जाओ, आप इतना गेहूं चावल लाओ, आप हमसे 3 सिल्वर कॉइन्स ले जाओ। इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर सेटअप किया गया। और जितना ज्यादा अबंडेंस में जो कॉइन था उसकी वैल्यू उतनी कम थी। जैसे ब्रॉन्ज ज्यादा अबंडेंस में था तो उसकी वैल्यू कम थी, सिल्वर कम था तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, गोल्ड बहुत कम था तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और इसी तरीके से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी? गोल्ड की थी। और इसीलिए गोल्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया पूरे वर्ल्ड मार्केट में। कैसे हुआ वो भी आप समझना। लेकिन अब इस गोल्ड के ट्रेड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत भारी है ना, इसको आप लाद के कैसे ले जाओगे? सपोज मैं दिल्ली में बैठा हूं और मुझे कोलकाता के व्यापारी से कुछ सामान खरीद के लाना है, तो उसके लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इतना गोल्ड लेकर के जाना, फिर रास्ते में चोरी का डर, उसको उससे बचाना, उतना मैनेज करना, ये सारी प्रॉब्लम थी एक। तो इसका सॉल्यूशन लोगों ने क्या निकाला कि सपोज कोई व्यापारी है, मैंने उसको खोज लिया जो कि दिल्ली में है, और मैंने ये सारा गोल्ड उसके पास जमा करा दिया, दे दिया उसको। अब इस गोल्ड के बदले में उसने मुझे एक टिकट दे दिया, टिकट पे स्टैंप मार दिया और गोल्ड जितना मैंने जमा कराया उसके पास उतना गोल्ड लिख दिया, उसका प्राइस, और साइन कर दिए। अब मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में मैंने दूसरे व्यापारी के पास गया जिसका नाम उसने बताया था, मैं उसको गया, मैंने उसको सेम टिकट दे दिया और उसके बदले में उसने मुझे उतना गोल्ड दे दिया जो मैंने दिल्ली में जमा कराया है। अब उतना गोल्ड मैंने अपने ट्रेड के लिए दिया और उससे सामान खरीद के मैं लेकर के आ गया, तो मुझे लाद करके गोल्ड नहीं लेके जाना पड़ा और चोरी चारी का भी डर नहीं था। तो इस तरीके से गोल्ड एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ट्रेड का। लेकिन अभी ट्रेड पूरे कंट्री में आपस में ही चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है। इंटरनेशनली कैसे हुआ ये ट्रेड? देखो, उस समय तक ब्रिटिश एम्पायर जो था, मोस्टली कंट्रीज पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था, यानी कि ये सारी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी। ठीक उसी तरीके से फ्रेंच एम्पायर था, स्पेनिश एम्पायर था, हर ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स थे। लेकिन ब्रिटिशर जो थे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, सबसे ज्यादा दिमाग वाले थे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे क्योंकि उनका कब्जा था, तो उन्होंने उनकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग में इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया। अच्छा, अब यूके ने क्या किया कि यूके ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज कैसे किया कि इन लोगों ने क्या किया कि गोल्ड का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सपोज 1 पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू 7 ग्राम गोल्ड। मतलब 1 स्टर्लिंग अगर आप लेके आते हो तो आपको उसके बदले में 7 ग्राम गोल्ड दे दिया जाएगा, या आप 7 ग्राम गोल्ड लेकर के आते हो तो आपको उसके बदले में 1 स्टर्लिंग दे दिया जाएगा। और हर कंट्री ने कुछ इसी तरीके का अपना करेंसी के हिसाब से गोल्ड को स्टैंडर्ड सेट करके एक सिस्टम बना लिया। तो अब करेंसीज आपस में आराम से ट्रेड कर सकती थी नोट्स के बेसिस पर, और इसी तरीके से करेंसी में ट्रेड होने लगा। सपोज इंडिया को चाइना कुछ सामान बेचता है, उसके बदले में चाइना जो है वो इंडिया को पैसे देता है 10 युआन, तो इंडिया 10 युआन को कभी भी जाकर के गोल्ड में चेंज करवा करके उसके बदले में गोल्ड ले सकती है। तो इसलिए कंट्रीज आपस में ट्रेड करना शुरू कर देती हैं इन करेंसी नोट्स के बेसिस पर। अब ये सारी कंट्रीज अपने अपने करेंसी नोट्स में ट्रेड कर रही थी तब तक, और गोल्ड इनका एक स्टैंडर्ड हुआ करता था। एक और नियम था यहाँ पर कि जितना ज्यादा आपका गोल्ड रिजर्व होगा, यानी कि जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व होगा उतने ही नोट्स आप प्रिंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नोट्स आप प्रिंट नहीं कर सकते हो। और इस तरीके से एक दूसरे पर चेक भी रखा जाता था। तो कभी भी, क्योंकि अब यार कोई आकर के आपको आपकी करेंसी उतनी सारी दे दे, उसके बदले में आपको गोल्ड देना हो तो आपके पास उतने गोल्ड होने भी तो चाहिए, इसीलिए आप फ्रॉड नहीं कर सकते थे इस पूरे सिस्टम में। तो इस तरीके से एक प्रॉमिस के बेसिस पर ये पूरा सिस्टम चलता था। अब ये सिस्टम चल रहा था। अब पैरेलली समझो कि किस तरीके से इसमें यूएस एंटर होता है।
यूएसए के पास भी अपना सिस्टम था और उस समय तक यूएस डॉलर की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, वैल्यू सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग थी। लेकिन यूएसए ने किस चीज को यूज किया? यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन को यूज किया। अब वर्ल्ड वॉर वन से पहले तक यूके की जो पूरी इकोनॉमी थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से चलती थी और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो पाउंड स्टर्लिंग में ट्रेड किया करती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। अब जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है तो उसके बाद ब्रिटिश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वहीं से लोगों ने ब्रिटिशर्स के पाउंड स्टर्लिंग पर भरोसा करना छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अपना फॉरेक्स बचा करके रखती थी पाउंड स्टर्लिंग, उन्होंने भी फॉरेक्स को पाउंड स्टर्लिंग में छोड़ करके वापस से गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि कभी भी कोलैप्स हो सकती थी ब्रिटिश की इकोनॉमी। अब ये बात को यूएस ने बहुत अच्छे से परख लिया और जब ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी गुड्स की, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड वॉर वन में लग रहा था, काफी पैसा इनका वर्ल्ड वॉर वन में लग रहा था, तो वहां पर यूएसए ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। इस हेल्प के बदले वो क्या लेते थे? वो लेते थे गोल्ड। तो ये डेट ग्राफ है और यहां पर आप देखोगे 1913 के टाइम पर सीधा एकदम नेशनल डेट जो है यूके का वो सीधा एकदम पीक करता है और उसके बाद पीक करते ही जाता है। और ये जो बुरे दिन है उनके, ये कहां तक चल रहे हैं? 1975 तक चल रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग पीरियड और इतने टाइम में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने में वक्त नहीं लगता। तो इतना ज्यादा जो पीरियड था, जो कि बहुत स्ट्रेन भरा पीरियड था, यहां पर यूके की हेल्प कौन कर रहा था? यूएस कर रहा था। यूएस कह रहा था जी आपको जितना वॉर लड़ना है लड़िए। और यूएसए ने इस वॉर में हमेशा से, वर्ल्ड वॉर वन में हमेशा से मर्चेंट की तरह पार्टिसिपेट किया। ठीक वही वर्ल्ड वॉर टू में भी उन्होंने किया, उन्होंने मर्चेंट्स की तरह पार्टिसिपेट किया। कहा तुम्हें कॉपर चाहिए, तुम्हें ब्रास चाहिए, तुम्हें गन्स चाहिए, तुम्हें वेपन्स चाहिए, तुम्हें वीट चाहिए, तुम्हें जो चीज चाहिए तुम हमसे खरीदो। और इसीलिए अलाइड जितनी भी कंट्री, अलाइड पावर्स लड़ रही थी, उसमें यूएसए ने इन सारी कंट्रीज को बहुत सारा सामान जो है एक्सपोर्ट किया और इसीलिए यूएसए के एक्सपोर्ट्स एकदम से बूम कर गए। देखो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि पहले जो यूएस की इकोनॉमी थी वो रिसेशन में थी वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले, और ठीक उसके बाद 44 मंथ्स का इकोनॉमिक बूम आता है। किस पीरियड के दौरान? 1914 टू 1918 के पीरियड के दौरान। अब ये इकोनॉमिक बूम आया कैसे? एक्सपोर्ट्स की वजह से। इन्होंने खूब ज्यादा आइटम प्रोड्यूस किए क्योंकि इनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था उस टाइम पर। तो इनकी जो फैक्ट्रीज थी उसमें इन्होंने खूब गन्स बनाए, खूब वेपन्स बनाए, वर्ल्ड वॉर वन को फीड किया कि ये लो गन्स, जी आपको मार करनी है, काट करनी है, जो करनी है हमसे गन्स लो, हमसे सारा आइटम्स लो। तो खूब ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट्स किया इस दौरान पर। और इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन और टू खत्म हुआ तो आप समझो कि पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 70% गोल्ड, ये गोल्ड रिजर्व का चार्ट है, और दुनिया का ऑलमोस्ट 70% गोल्ड जो है वो यूएस के पास जमा हो गया, क्योंकि ये सारी कंट्रीज यूएसए से गुड्स लेती रही और उसके बदले में यूएसए को गोल्ड देती रही, और ये गोल्ड जो है यूएसए वो अपने रिजर्व्स में जमा करता रहा। आप समझो कि 1913 के पहले अगर आप देखोगे तो यूएसए के पास 2000 टन गोल्ड थे, और ये जो पीक आता है यहां पर आप यूएसए के पास समझ लो 22,000 टन गोल्ड हो गए। अब पूरी दुनिया में ट्रेड कैसे हो रहा है? जैसे कि हमने पहले बताया था कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड गोल्ड के बेसिस पर सेट हुआ है, तो उसी तरीके से यहां पर स्टैंडर्ड गोल्ड के बेसिस पर सेट हुआ है। और पूरा गोल्ड है किसके पास? पूरा गोल्ड है यूएसए के पास। अब जब पूरी दुनिया का 70% गोल्ड यूएसए के पास अक्यूमुलेट हो गया तो यूएसए ने एक 1944 में, अभी वर्ल्ड वॉर टू खत्म भी नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखना, 1944 में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, और इसमें 44 कंट्रीज को बुलाया। और ये 44 कंट्रीज को जिनको बुलाया, ये सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी ये इन्वॉल्व थी किसमें? वर्ल्ड वॉर वन में भी और टू में भी, और इनकी इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका था। तो इन कंट्रीज को कहा जी आप एक काम करो, देखो इन आपके सबके ना गोल्ड रिजर्व तो हो चुके हैं खत्म, और सबके हो भी चुके थे खत्म, यूके सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इन सबके गोल्ड रिजर्व हो गए थे खत्म, अब ट्रेड कैसे करेंगे, देश को कैसे चलाएंगे, इकोनॉमी को बूम कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा जी आप एक काम करो, आपके पास गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको ना अमेरिकन डॉलर में लोन दे देते हैं, आप हमसे अमेरिकन डॉलर्स ले लो, और जब चाहना आपकी इकोनॉमी जब ठीक ठाक होगी तो अमेरिकन डॉलर को आके चेंज करा के वापस से अपना गोल्ड ले जाना, क्योंकि सारा गोल्ड तो है हमारे पास। तो 70% गोल्ड था इनके पास, उसके बदले में इन्होंने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को हेल्प के बदले में लोन दिया एक अमेरिकन डॉलर्स में। प्लस उसके साथ साथ दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी इस समय, और आपको पता होगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बनी, और कहा कि आपको जितना लोन लेना हमसे एज अ कंट्री मत लो, हम पे भरोसा नहीं है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन से ले लो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को खूब ज्यादा पैसा प्रिंट करके ये छाप के पैसा इसमें डालते गए, इसमें इन्वेस्ट करते गए। इन दोनों बैंक्स ने खूब ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादातर खूब ज्यादा लोन दिया और इनको एकदम अपने लोन में फंसा लिया एक तरीके से। और ये स्टैंडर्ड क्या सेट था? गोल्ड सेट था। मतलब कि सपोज आपको एक अमेरिकन डॉलर आप लेकर के आते हो, उसके बदले में इतना गोल्ड ले सकते हो। तो इन्होंने इसका स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि एक आउंस जो गोल्ड है उसकी वैल्यू होगी 35 अमेरिकन डॉलर्स, यानी कि 28 ग्राम जो गोल्ड है उसकी वैल्यू होगी 35 अमेरिकन डॉलर्स। तो अगर आप 35 अमेरिकन डॉलर्स लेके आ रहे हो, आपको 28 आउंस हम गोल्ड दे देंगे, और आप अगर 28 आउंस गोल्ड हमारे पास सबमिट कर रहे हो तो उसके बदले में हम आपको 35 अमेरिकन डॉलर्स दे देंगे, जिससे आप पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हो। और इस तरीके से सारी कंट्री ने इस बात को मान ली। एक तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये चीज कर दी। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये सारी कंट्रीज ने मान क्यों लिया ये बात यूएसए की? मानना मजबूरी थी उनकी, क्योंकि दुनिया का 70% गोल्ड तो यूएसए के पास था ना, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं था इन कंट्रीज को। जैसे सपोज इंडिया अगर पाकिस्तान से ट्रेड कर रही है तो कैसे भरोसा करोगे? पाकिस्तान ने सपोज पैसा दे दिया आपको, पाकिस्तानी रुपीज में आपको पे कर दिया किसी गुड के बदले में, तो पाकिस्तानी रुपी 10,000 पाकिस्तानी रुपी सपोज आपके पास है। अब उसकी वैल्यू आज के डेट में कुछ और है, लेकिन कल को अगर पाकिस्तान के प्रिंटिंग प्रेस ने ज्यादा पैसा छाप दिया तो पाकिस्तानी रुपीज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपके पास जो पैसा हो आपके साथ तो धोखा हो गया ना। तो ये चीज को ध्यान में रख करके सारी कंट्रीज ने सोचा कि हाँ ठीक है, ये ट्रेड तो आखिर गोल्ड का स्टैंडर्ड सेट करके ही हो रहा है, तो यूएसए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसमें एक नियम और था,
वही जो पहले नियम था कि जितना गोल्ड आपके पास रिजर्व्स में होगा उतना ही पैसा आप छाप सकते हो। यूएसए ने कहा ठीक है जी, जितना गोल्ड रिजर्व हमारे पास है हम उतना ही पैसा छापेंगे। लेकिन इसका कोई ऑडिट का सिस्टम नहीं बनाया इन लोगों ने, और यूएसए ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करता था। जब भी वो प्रॉब्लम में आता था वो मनी प्रिंट करता था और अपनी प्रॉब्लम से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता था और निकल जाता था। लेकिन कंट्री से ये चीज रियलाइज की और उन्होंने 1970s में, अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये जो देखो आप एकदम फ्लैट लाइन जा रही है। मतलब गोल्ड के जो रिजर्व्स यहां पर थे वो डिप्लीट हुए हैं यूएसए के। अब डिप्लीट कैसे हुए और फिर भी यूएस करेंसी कैसे ज्यादा ग्लोबल बनी रही, इसके पीछे का रीजन समझना। देखो यहां पर जब ये यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीट भी हुए फिर भी इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। मतलब बाकी की कंट्रीज को पता नहीं था कि इतना जो है वो डिप्लीट हो रहा है या गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो रहा है। कैसे पता लगाओगे, कोई ऑडिट का सिस्टम नहीं था। तो इन कंट्रीज ने शुरू किया ये चीज 1965 के बाद। इन्होंने कहा जी आप ना अपने पूरे सिस्टम का ऑडिट करवा लो, एक बार सोशल ऑडिट हो जाए, सारी कंट्रीज को पता हो जाए कि इतना गोल्ड है आपके पास और उसके बदले में आपने इतनी करेंसी प्रिंट की है, ताकि हमें भी सिस्टम पे भरोसा रहे। यूएसए को समझ में आ गया कि अब हमारी जो ये पूरी स्कीम है ये पकड़ में आने वाली है। एक काम करते हैं, अब गोल्ड को स्टैंडर्ड ही नहीं सेट करेंगे। अच्छा, पैरेलली एक और चीज हो रही थी, ध्यान में रखना। ये पीरियड मैं बता रहा हूं आपको 1960 1970s की। पैरेलल में ऑयल का एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुका है, ऑयल की खोज हो चुकी है। सबसे पहला ऑयल कहां मिला था? सबसे पहला ऑयल मिला था यूएसए के पेंसिल्वेनिया में। तो यूएसए की कंपनी एक्सॉन मोबिल ने वहां पर एक्सप्लोरेशन शुरू किया था। तो एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी यूएसए के पास थी। ऑयल वेल भी यूएसए में मिला था और उसके बाद जाकर के मिडिल ईस्ट में मिला था। अब मिडिल ईस्ट में ऑयल तो मिल गया था, लेकिन उनकी कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया में जो पहला मिला था वहां पर प्रॉब्लम ही यही थी कि उनके पास ना वो टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास डिफेंस एंड सिक्योरिटी था, ना उनके पास उतना पैसा था कि वो एक्सप्लोरेशन करें या टेक्नोलॉजी खरीद पाए किसी से। तो ये चीज प्रॉब्लम थी उनके लिए। तो यूएसए ने कहा कि साहब आप टेंशन मत लो, आप एक काम करो, आप घर पे बैठो, ऐश करो, पैसा कमाओ, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम एक्सप्लोरेशन शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, डिफेंस और सिक्योरिटी चाहिए आपको, वो भी हमारे पास, दोनों वर्ल्ड वॉर जीत करके बैठे हैं तो आपको डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों देंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इटली ने कई सारे बॉम्ब गिरा दिए थे सऊदी अरेबिया में, यूएस की जो कॉलोनीज थी वहां पर। तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया को बहुत डर था कि कभी भी बॉम्ब अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, कोई भी ले सकता है। तो यूएसए ने कहा कि कोई बात नहीं, डिफेंस और सिक्योरिटी भी हम दे रहे हैं, आप घर बैठो, पैसा कमाओ, बाकी सारा हमको कर लेने दो धंधा। तो अब ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो चुका है। यूएसए जो है पूरे ऑयल मार्केट में भी अपना कब्जा, अपना दबदबा बना चुकी है। पैरेलल में ही सारी चीजें चल रही हैं। तो जब ये सिस्टम, ये गोल्ड वाला पूरा गोलमाल पकड़ाने लग गया यूएस का, तो उसने एक काम किया। 1973 में यूएसए ने, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने अनाउंस किया कि साहब अब ना स्टैंडर्ड हम गोल्ड को सेट ही नहीं करेंगे। मतलब इस पूरे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग हुई थी जहां पर ये माना गया था कि स्टैंडर्ड सेट गोल्ड में किया जाएगा, आप इतना डॉलर लेके जाना और उसके बदले में जब भी गोल्ड चाहिए होगा ले जाना हमसे। लेकिन यहां पर इन्होंने 1973 में अनाउंस कर दिया कि अब तो हम गोल्ड में सेट ही नहीं करेंगे स्टैंडर्ड। लेकिन फिर भी सारी कंट्रीज ने इस बात को कैसे मान लिया और क्यों सारी कंट्रीज फिर भी अमेरिकन डॉलर्स में ट्रेड करती रही? इसके पीछे का रीजन था ऑयल। और ऑयल की वजह से, इसको पेट्रो डॉलर्स कहते थे, कि ऑयल का ट्रेड भी अमेरिकन डॉलर्स में हो रहा था। कैसे हो रहा था उसको समझना, क्योंकि ऑयल की टेक्नोलॉजी उनके पास थी, उन्हीं की कंपनीज थी जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर रही थी। तो सऊदी अरेबिया में ये पहुंच गए। इसीलिए कहा जाता है कि जहां ऑयल मिलता है वहां यूएसए पहुंच जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया को कहा इन्होंने कि तुम घर बैठो, ये सारा धंधा हमें करने दो। और ये धंधा जब खुद वो कर रहे हैं, खुद ही एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और खुद दूसरी कंट्रीज को बेच रहे हैं, तो वो सारा अमेरिकन डॉलर्स में बेच रहे हैं। और इसीलिए अब बाकी कंट्रीज जिनके पास रिजर्व्स में अमेरिकन डॉलर्स रखे हुए थे, उनको लगा कि यार चलो गोल्ड नहीं मिलेगा बट ऑयल तो मिल जाएगा हमें। क्योंकि इन सारी कंट्रीज में, अभी तक सारी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके थे, सब में इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पर सेट हो चुकी थी। और मेन चीज जो थी वो ऑयल थी, यानी कि क्रूड ऑयल के बेसिस पर ही उनके यहाँ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज चल रही थी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज चल रही थी। तो सबको ऑयल की जरूरत थी। जिस तरीके से सबको गोल्ड की जरूरत थी, उसी तरीके से सबको ऑयल की जरूरत थी। तब इस यूएस ने कहा कि आप ये गोल्ड छोड़ो, आप ऑयल में ट्रेड करो। और अब इसी के बाद जो स्टैंडर्ड गोल्ड पे सेट था, वो स्टैंडर्ड खुद से ही ऑयल बन गया। कोई ये आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई या कोई बैठ करके बात नहीं हुई, लेकिन ऑयल की जरूरत सबको थी, तो जरूरत के हिसाब से ऑयल एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट हो गया। और क्योंकि उसकी डीलिंग ऑयल की अमेरिकन डॉलर्स में होती थी, इसलिए जिस भी कंट्री के पास जितने ज्यादा अमेरिकन डॉलर्स थे उतना अच्छा है उसके लिए ऑयल को खरीदना या ऑयल में ट्रेड करना ईजी हो गया था। अब इसीलिए जो है अमेरिकन डॉलर सारी कंट्रीज ने एक ग्लोबल करेंसी की तरह अप्लाई कर लिया, यानी कि मान लिया, क्योंकि अमेरिका के पास सारे ऑयल की टेक्नोलॉजीज थी और सारा एक्सप्लोरेशन वही कर रहे थे और ऑयल का पूरा ट्रेड पूरी दुनिया में अमेरिकन डॉलर्स में हो रहा था। अब इसके बाद जब अमेरिकन डॉलर्स में सारा ट्रेड होने लगा, सारी कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व्स भी अमेरिकन डॉलर्स में होने लगे, उसके बाद अमेरिका ने खुद को सुपर पावर बनाने के लिए एक स्विफ्ट सिस्टम का इजाद किया कि कभी हमें आगे चल के दिक्कत ना हो, या किसी कंट्री को अगर कंट्रोल करना है या उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, तो हम इस सिस्टम से बहुत आराम से कर सकते हैं। अब सारी कंट्री के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कहां पर है? अमेरिकन डॉलर्स में। इसीलिए इन्होंने स्विफ्ट सिस्टम के तहत क्या किया कि सपोज इस सिस्टम को कैसे समझोगे आप, एक इंडियन ट्रेडर है और उसको डीलिंग करनी है किसके साथ? एक फॉरेन ट्रेडर के साथ। अब इसके पास अपनी करेंसी यानी कि इंडिया की करेंसी है, इसके पास जिस भी कंट्री का है, सपोज लेट्स सपोज कि ये पाकिस्तान का है तो इसके पास पाकिस्तान की करेंसी होगी। तो इन दोनों को आपस में ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? अपने बैंक्स के थ्रू करेंगे। यानी कि इस पर्सन का अकाउंट कहां पर होगा? इंडियन बैंक में होगा। और सपोज इन दोनों को ट्रेड करना है तो इसने 1 करोड़ रुपए का ट्रेड कर लिया और इसको 1 करोड़ रुपए पे करने, तो ये कैसे पे करेगा? ये इंडियन बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराएगा और ये इंडियन बैंक फिर यहां पर, और इस इंडियन बैंक का अकाउंट कहां पर है? अमेरिकन बैंक 1 में। तो ये यहां पर मैसेज भेजेगा, जी इसने 1 करोड़ रुपए दे दिया, हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, जो हमने फॉरेक्स रिजर्व आपके यहाँ जमा करवाया है उसमें से 1 करोड़ की वैल्यू के जो डॉलर्स हैं वो यहां पर बैंक 2 में भेज दो। अभी जो फॉरेन ट्रेडर है
इसका अकाउंट अपने कंट्री के बैंक में है और इस कंट्री का बैंक का अकाउंट कहां पर है, अमेरिकन बैंक 2 में है। अब 1 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से जो डॉलर बनता है वो जाएगा दूसरे बैंक में और दूसरा बैंक ये डॉलर्स को देख करके उस कंट्री के हिसाब से उसको पे कर देगा और फिर ये कंट्री जो है ये इस फॉरेन ट्रेडर को पे कर देगी। ये पूरा सिस्टम चलता है। अब इस पूरे सिस्टम में सारे मनी का फ्लो कहां पर हो रहा है, अमेरिकन डॉलर्स में हो रहा है। और वो कहां पर हो रहा है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, 2 बैंक्स, और दोनों बैंक कहां के हैं, अमेरिका के हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज का फॉरेक्स रिजर्व कहां है, अमेरिकन डॉलर्स में। तो अब इन दोनों बैंक्स में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है हर कंट्री का। वो पैसा कैसे, सपोज इंडिया का पैसा है $100 मिलियन पड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया ने पूरे साल ट्रेड कितने मिलियन डॉलर्स का किया, 30 मिलियन का। अब 70 मिलियन तो बचे हुए हैं। अब ये सेविंग्स है। सपोज हमारे पास बहुत सेविंग होती है, बहुत बड़े अमाउंट में 10 लाख रुपए मैंने सेव कर रखे हैं, तो क्या मैं उसको अपने अकाउंट में पड़े रहने दूंगा? नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कहीं ट्रेड में करते हैं, या कहीं पर कुछ खरीद लिया, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग जगह पर ट्रेड करते रहते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि पैसा बढ़े। फ्लैट खरीद के छोड़ दिया तो 2 साल बाद उसका पैसा बढ़ गया। छोटी छोटी पेमेंट्स है, ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। अब इतना बड़ा अमाउंट ये कंट्रीज जो है वो यहाँ पर जब जमा रखती हैं तो इसको भी ऑब्वियसली क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। यानी कि इन्वेस्ट क्या करती हैं, यूएसए की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती हैं, यूएसए की सिक्योरिटीज खरीद लेती हैं। अब यूएसए के पास सारा पैसा, पूरी दुनिया का पैसा जो फ्लो होकर के आ रहा है वो कहां आ रहा है, यूएसए के पास, यानी कि यूएसए के बैंक्स में। अब ये सारा पैसा फ्लो होकर के कहां आ रहा है, यूएसए में, और सारे पैसे से इंटरेस्ट कौन कमा रहा है, यूएसए कमा रहा है, और सारे पैसे को यूज कौन कर रहा है, वो भी यूएसए कर रहा है। और इसी तरीके से उसने इस पूरी दुनिया के पैसे को यूज करके, और इसीलिए यूएसए ने सारी दुनिया का पैसे को यूज करके खुद को ग्लोबल इकोनॉमी कब बना लिया, लोगों को पता भी नहीं चला। और कहते हैं कि यूएसए अब इतना बड़ा हो चुका है कि इट्स टू बिग टू फॉल। यूएसए के डेट आज की डेट में 31 ट्रिलियन है, लेकिन फिर भी यूएसए कभी फॉल नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास एक चीज है, यानी कि अमेरिकन डॉलर्स में पूरी दुनिया की ट्रेड हो रही है। वो जब चाहे, जितना चाहे, उतने अमेरिकन डॉलर्स प्रिंट कर सकता है। उसको इन्फ्लेशन से कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।